दोस्तों, चीन का एक ऐसा इलाका जहां दुनिया की कोई भी फ्लाइट चीन के अलावा नहीं जाती, जहां पर चीन ने अपने एडवांस मिलिट्री हथियार, डिफेंस सिस्टम वगैरह की डिप्लॉयमेंट की हुई है। ऐसे इलाके का एयर स्पेस अब भारत ने चीन से मांगा है। जानेंगे इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में। इसके अलावा रूस के द्वारा एनओसी डिले करने की वजह से अब भारत को मिलने वाला बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्ड पर है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल चीन का सिंजियांग इलाका, खास तौर पर होतान का एयर स्पेस इस वक्त एयर इंडिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा जोखिम दोनों बन चुका है। पाकिस्तान द्वारा एयर स्पेस बंद किए जाने के बाद एयर इंडिया अब चीन से अनुमति मांग रही है कि वह होतान के ऊपर से अपने विमानों को उड़ाने दे। एयर इंडिया का मानना है कि अगर ये रास्ता मिल जाता है तो लंबी दूरी की फ्लाइट्स में लगने वाला अतिरिक्त ईंधन कम होगा, उड़ानों की देरी घटेगी और दिल्ली से न्यूयॉर्क और वैंकूवर जैसे अहम रूट्स पर जो क्षमता 15% तक कम करनी पड़ी है उसे फिर से बहाल किया जा सकेगा। कंपनी के मुताबिक सिर्फ इसी एक बदलाव से हर हफ्ते करीब $1.13 मिलियन की बचत हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि होतान कोई सामान्य इलाका नहीं है। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है, जहां कई जगहों पर ऊंचाई 20,000 फीट से भी ज्यादा है। ये पूरा इलाका चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंतर्गत आता है, जो भारत चीन सीमा की सैन्य जिम्मेदारी संभालता है। यहाँ एडवांस मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और एयर डिफेंस नेटवर्क तैनात है। इसी वजह से ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस इस इलाके से उड़ान भरने से बचती है। ओपन सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में किसी भी गैर चीनी एयरलाइंस ने होतान एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। एयर इंडिया ने चीन से यह भी अनुरोध किया है कि जरूरत पड़ने पर उसके विमानों को होतान, काशगर और उरीमची एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति दी जाए। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस तरह की किसी अनुरोध की जानकारी नहीं है और रक्षा मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साध रखी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इलाके की संवेदनशीलता, सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा कारणों से चीन के लिए ऐसी अनुमति देना आसान नहीं होगा। चीन वाला ये विकल्प इसलिए सामने आया है क्योंकि पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 से भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है, जिसे अब जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस बैन की वजह से एयर इंडिया और अन्य भारतीय एयरलाइंस को लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे ईंधन खर्च 29% तक बढ़ गया है और कई फ्लाइट्स का समय 2 से 3 घंटे तक ज्यादा हो गया है। मुंबई और बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली उड़ानें अब इतनी महंगी और लंबी हो चुकी है कि उन्हें चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। टाटा ग्रुप के एक आंतरिक दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान के इस फैसले से एयर इंडिया को हर साल करीब $455 मिलियन का नुकसान हो रहा है। यह आंकड़ा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि 2024-25 में एयर इंडिया खुद $439 मिलियन के घाटे में रही है। एयरलाइन ने सरकार से अस्थायी सब्सिडी की मांग भी की है ताकि पाकिस्तान के एयर स्पेस खुलने तक वह इस नुकसान को संभाल सके। साफ है कि आज एविएशन सिर्फ उड़ानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कूटनीति, सेना और राजनीति का सीधा असर अब आसमान में भी दिखाई दे रहा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या चीन अनुमति देता है या नहीं। अब बात करते हैं रूस की। भारत इस वक्त रूस की तरफ से मिलने वाले एक अहम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल के 2 बड़े एक्सपोर्ट सौदे फाइनल हो सकते हैं। ये सौदे इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ लंबे समय से बातचीत में हैं और अब लगभग आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के साथ ऑपरेशनल जरूरतें, मिसाइल का कॉन्फ़िगरेशन और कीमत जैसे मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अब बस कानूनी और रेगुलेटरी मंजूरी बाकी है, जिसमें रूस की अनुमति सबसे अहम कड़ी है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस की जॉइंट वेंचर कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाती है। क्योंकि इस मिसाइल में कुछ रूसी तकनीक और जॉइंट डेवलपमेंट शामिल है, इसीलिए इसे किसी तीसरे देश को बेचने से पहले रूस की सहमति जरूरी होती है। यही वजह है कि रूस का एनओसी इन दोनों डील्स के लिए निर्णायक बन गया है। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाना चाहता है और
ब्रह्मोस इसमें सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। इंडोनेशिया और वियतनाम दोनों ही देश समुद्री सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। वियतनाम के लिए ब्रह्मोस साउथ चाइना सी में अपनी समुद्री ताकत को मजबूत करने का एक बड़ा जरिया माना जा रहा है। वहीं इंडोनेशिया की दिलचस्पी अपने विशाल द्वीप समूह, समुद्री सीमाओं और अहम शिपिंग रूट्स की सुरक्षा से जुड़ी है। वहीं इन बातचीतों में सिर्फ मिसाइल की खरीद नहीं बल्कि उसकी तैनाती, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और लंबे समय तक सपोर्ट जैसे मुद्दे भी शामिल है। रिपोर्ट्स बताती है कि इन सभी पहलुओं पर लगभग सहमति बन चुकी है और भारत ने कीमत के मामले में भी खुद को एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी विकल्प के तौर पर पेश किया है। भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर चुका है, जिससे ये साबित हुआ है कि भारत न सिर्फ एडवांस मिसाइल सिस्टम बेच सकता है बल्कि समय पर डिलीवरी, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे सकता है। इसी अनुभव ने इंडोनेशिया और वियतनाम का भरोसा और मजबूत किया है। लेकिन भारत को फिलहाल रूस की तरफ से एनओसी मिलने का इंतजार है। भारत दोनों देशों के साथ तेजी से औपचारिक समझौते साइन करने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि रूस की मंजूरी सिर्फ वक्त का सवाल है, क्योंकि वह खुद ब्रह्मोस प्रोग्राम का भागीदार है और भारत के साथ उसके रणनीतिक रक्षा संबंध मजबूत है। अगर ये दोनों सौदे पूरे होते हैं तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से क्या चीन अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल भारत को करने देगा या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।